नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में कुछ और जानकारियाँ देना चाहूँगी। उम्मीद है हमारे एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी इन सूचनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और लगातार इससे जुड़े भी रहेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की बात शुरू करती हूँ। मैंने पिछली क्लास में जो बताया उसके बाद मैं आज बात करूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। ये बात पहले से विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने की कोई संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने वाली संस्था भी नहीं और इसकी व्याख्या करने वाली संस्था भी नहीं, और इसका पालन करने वाले राष्ट्र अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। तो बात यहाँ स्पष्ट हो ही जाती है कि स्वतंत्र देश हैं, उनके राष्ट्र हित अगर आड़े आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को डिनाई करते हैं, उसको डिसओबे करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो डिसओबे करने की जो स्थितियाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर बहुत सभी काल अवधि में इसके उदाहरण हमें देखने को पढ़ने को मिले हैं और मिलते रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि ऐसा होगा ही नहीं, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया में जहाँ मानव अधिकारों की बात हो, जहाँ जीवन मूल्यों की बात हो, जहाँ दूसरे देशों के नागरिकों की सुरक्षा की बात हो, नागरिकों की संपत्ति की बात हो, तटस्थ देशों के अधिकारों की बात हो, युद्धरत राष्ट्रों के अलावा दूसरे राष्ट्रों के हितों की, राजनयिकों की सुरक्षा की गारंटी हो, इन सब मुद्दों पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इन भूमिकाओं में हम उन चीज़ों को खोजने का प्रयास करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को के स्रोत बनती है। हालांकि ये जो स्रोत शब्द है वो रिसोर्सेस की बात करता है, और ये शब्द भूगोल से लिया गया है, जहाँ नदी के उद्गम स्थल को उद्गम स्थल का जो आधार, जहाँ उद्गम स्थल होता है उसे स्रोत कहा जाता है। और इसी स्रोत के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून ने जहाँ कहीं भी अपने होने की बात को स्वीकार किया है, उसके पीछे कुछ तर्क, कुछ तत्व उत्तरदायी हैं जिसको हम निम्नलिखित आधारों पर ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय कायम की है, लेकिन मैं 3 विद्वानों की बात को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, प्रोफेसर ओपनहीम, प्रोफेसर लॉरेंस और प्रोफेसर स्टार। ये ऐसे विद्वान हैं, इसके अलावा भी आपको 5-7 विद्वानों की सूची और पुस्तकों में मिल जाएगी। इन विद्वानों ने जो स्रोत बताए हैं वो स्रोत लगभग सर्वसम्मत हैं और सभी विद्वान येन केन पराकेन इन्हीं स्रोतों के आसपास आकर अपनी बात को रखते हैं। इन विद्वानों ने जो स्रोत दिए हैं उसमें है रीति रिवाज व प्रथाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब से राज्यों का उदय हुआ है तब से उन्होंने आपस में संयमित होने के लिए, सभ्य होने के लिए, अनुशासित होने के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आपस में कुछ ऐसी बातों को प्रासंगिकता के तहत मान लिया है जो उनके लिए ज़रूरी हैं, और इन ज़रूरी रिवाजों को, प्रथाओं को आरंभ में कुछ देशों ने माना और उसमें रेलेवेंस होने की वजह से अन्य देशों ने भी उन्हें अपनाया है। और यह प्रक्रिया प्राचीन समय से लेकर आज वर्तमान समय तक चल रही है। जैसे जैसे देश उदित होते हैं वो पुरानी चले आ रही परंपराओं को, रिवाजों को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार के लिए काम में लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पुराना जो स्रोत है वो रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। ये बात सर्वविदित है कि आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को लिपिबद्ध नहीं किया गया है, संहिताकरण उसका नहीं हुआ है।
तो ऐसे में जो इसका लिखित भाग है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते ही रहे, अर्थात दो या दो से अधिक राष्ट्रों ने जब द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, विभिन्न प्रकार की संधियां और समझौते किए हैं, वह संधि और समझौते लिखित होते हैं। उसमें उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ उपनियम होते हैं, कुछ धाराएं होती हैं। ये संधियां समझौते जितने अधिक होते हैं उतना अधिक भाग अंतर्राष्ट्रीय कानून का लिखित प्रलेख हो जाता है, और यही लिखित प्रलेख आने वाले देश या संबंधित देश या जिन राष्ट्रों को अपने इस तरह के हितों की पूर्ति करनी है वो इन संधि समझौतों में जुड़ते जाते हैं, और इनमें वह समय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में का जो लिखित भाग है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये लिखित प्रलेख के रूप में विद्यमान है। मैं अपनी अगली बात करूं आपको, वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून, कानून के सामान्य सिद्धांत। कानून के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत हम उन स्रोतों को लेते हैं कि कानून का निर्माण किसके लिए किया गया है, क्यों किया गया है, और इससे क्या लाभ होंगे। यह कानून के सामान्य सिद्धांत सामान्य भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कानून के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जिसमें सर्वसम्मति है, सहयोग है, लाभ है, इन आधारों पर कानूनों के निर्माण होते हैं। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून ने भी अपने सामान्य सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करने का प्रयास किया है, अर्थात इस तरह के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के अंतर्गत माने जाएंगे। मैं अपनी अगली बात करना चाहूँगी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय। सामान्यतः ये बात होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून को सहायता देने के लिए न्यायालय होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं। वो जो निर्णय सरकार को देते हैं, कार्यपालिका को देते हैं, व्यवस्थापिका को देते हैं, वो उन कानूनों को आधार मजबूत आधार प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आने वाले आगामी समय में वो निर्णय संदर्भ बन जाते हैं। हम इस बात से परिचित हैं कि राष्ट्रीय कानून से अलग है अंतर्राष्ट्रीय कानून, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायालयों और न्यायाधिकरण उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में जिस तरह के वाद आते हैं, उन वादों पर जो निर्णय किए जाते हैं, वो निर्णय कई बार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वो निर्णय आने वाले समय के लिए संदर्भ बन जाते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान न्यायालय और न्यायाधिकरणों के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। फिर मैं अपनी बात पर आ जाऊं, अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के ग्रंथ। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जैसे ओपनहेम है, स्टार्क है, आपके लॉरेंस है, हीटन है, हुज हैं, कुछ ऐसे विद्वान, इसके अलावा भी बहुत सारे आधुनिक काल के भी विद्वान रहे हैं। इन विद्वानों ने अपने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे इन अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के अंतर्गत अभिव्यक्त करते हैं। अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय कानून और सौजन्य। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में उपलब्ध हैं और उसकी शिष्टाचार के नाते उनकी पालना होती है। ये सौजन्य, फिर एक देश ने उसका पालन किया, उसकी देखा देखी दूसरे राष्ट्र भी उसका पालन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और सौजन्य भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। अगली बात आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय नियम और राजपत्र। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत सारे नियम विद्यमान हैं और इन नियमों की चर्चा हम आगे की क्लास में भी कर चुके हैं, और अब आगामी क्लासों में भी आप जैसे नाकाबंदी है, निषेधीकरण है, आपका युद्ध अपराध है, युद्ध के प्रभाव हैं, प्रत्यर्पण है, उसके अंतर्गत ये सारे नियम दिए गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम विद्यमान है, जो राजपत्र विद्यमान है, वो समय समय पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए काम आते हैं, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। मैं अंतिम बात पर आ जाऊं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के
अभाव में न्यायिक निर्णय। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून मौन है। उदाहरण स्वरूप आपका घरेलू क्षेत्राधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी, ये बहुत पॉपुलर भी है और बहुत विवाद का विषय भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रहा है। तो जहाँ भी इस तरह के विवादित विषय हैं, जिन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून मौन है, चुप है, उसमें कोई नियम नहीं नजर आते, उन नियमों के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय सहायता करते हैं। अतः ये कुछ स्रोत मैंने आपको बताए। यह स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोतों में से अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुए हैं। मैं अपनी अगली बात में आपको बताऊं कि हम इसकी अर्थ, परिभाषा, स्रोत ये कर चुके, इसकी आवश्यकता, महत्व कर चुके, और इसी कड़ी में मैं एक अगली बात पर आ जाती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति के संबंध में, द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की बात को हम शुरू करें, इसके लिए मैं एक बात और आपसे बता देना चाहूँगी। वो ये कि हम प्रकृति की जगह अगर यहाँ लिखें कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये प्रश्न मार्क उसके अंतर्गत, या तो हम उसके प्रकृति के रूप में आइडेंटिफाई करें, या ये बताएंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है या नहीं। एग्जाम की दृष्टि से कई बार वो प्रकृति पूछता है और कई बार वो ये कह देता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है ना। तो इस चीज पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये क्या शब्द जो है उसको स्पष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तकों में उसे स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, और दूसरा पार्ट ये बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। मैं एक बात और आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है और कानून नहीं है। इस संबंध में जो विद्वानों ने अपने विपक्ष और पक्ष में तर्क दिए हैं, उसमें विद्वानों ने अपनी अपनी बात को बताया है, और उस बताई गई बातों में जो विपक्ष में तर्क जिन विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, उस संबंध में बताऊं आपको, प्रोफेसर आइंस्टीन हैं, प्रोफेसर कॉलरिज हैं, इसके अलावा भी कुछ और विद्वान आपको मिलेंगे। कंफ्यूजन न हो इसलिए मैं कम विद्वानों का नाम आपको गिनाती हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स में या आप जो स्टडी मटेरियल जो आप बना रहे हैं, काम में लेंगे, उसमें इन बातों को और जोड़ सकते हैं। तो विपक्ष में तर्क के लिए जो प्रोफेसर कॉलरिज हैं, प्रोफेसर कॉलरिज और प्रोफेसर कॉलरिज के आइंस्टीन है, ये विद्वान जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क की बात को बताते हैं। उसमें उन्होंने जो फर्स्ट बात हमारे सामने की है, फर्स्ट पॉइंट जो बताया है, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सत्ताधारी के आदेश नहीं है। उनका ये कहना है कि सामान्यतः जो कानून शब्द है उसको बनाने के लिए एक सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, और वो उन कानूनों को बनाता है और उन कानूनों को लागू करता है। तो और उन आदेश का मतलब है कि इसकी पालना होनी ही चाहिए, है ना। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कठोरता की अभिव्यक्ति करती हैं। तो कानून और आदेश ऐसी चीज है कि जिसकी अवहेलना होगी तो दंड मिलेगा। तो जो प्रोफेसर आइंस्टीन और कॉलरिज हैं वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक सत्ताधारी व्यवस्था नहीं है, अतः इसलिए हम इसे कानून नहीं कहते। दूसरी बात वो कहते हैं कि इसके पीछे शक्ति की मान्यता नहीं है, क्योंकि शक्ति वो अवयव है जो अन्य अवयवों को अपने अंदर पिरो लेती है। यानी सबसे पावरफुल स्थिति जो है, सबसे अनुशासित संचालित करने की क्षमता है, उसे हम पावर या शक्ति कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून में शक्ति का ऐसा कोई भी संस्थान, अवयव, उपागम विद्यमान नहीं है जो उन दूसरी बातों को संचालित करने की क्षमता रखता हो। इसलिए जबकि राष्ट्रीय कानूनों में ये शक्ति की क्षमता होती है, शक्ति उसमें विद्यमान होती है,
इसीलिए सब उसे मानते हैं, उसे मान्यता प्रदान करते हैं और उन कानूनों की अवहेलना नहीं होती। तो विद्वानों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे शक्ति नहीं होती, उसमें शक्ति का तत्व विद्यमान नहीं होता, इसलिए उसकी अवमानना होती रहती है। इस अवमानना की वजह से हम उसे कानून नहीं मान सकते। इसमें जो तीसरी बात आती है, कानून को बनाने वाली एवं लागू करने वाली संस्था का अभाव। ये मैं अगली कई क्लासों में आपको रिपीट कर चुकी हूँ कि इसमें एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका विश्व को संचालित नहीं कर रही है, कानून नहीं बना रही है, कानूनों लागू नहीं कर रही है। अतः इस संस्था का अभाव है, इसलिए हम इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रख सकते। फिर न्यायालय का अभाव। न्यायालय का काम होता है कि कानूनों को लागू करना और समय समय पर कानूनों में बदलाव करना, संशोधन कर, कानूनों की व्याख्या करने का जो अधिकार होता है वो न्यायालय को होता है। तो इस तरह का कोई अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय को नहीं दिया गया है। अतः न्यायालय की शक्ति के अभाव के कारण हम उसे कानून की श्रेणी में नहीं रख सकते, जैसा कि विद्वान कॉलरिज आइंस्टीन मानते हैं। इसके अलावा उल्लंघन पर दंड का प्रावधान। सामान्यतः ये बात अभी मैं कह भी चुकी हूँ कि अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसको दंड देने के लिए न्यायालय होता है, पुलिस व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है तो इस उल्लंघन पर सजा देने का, दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः प्रकृति के मैंने 5 पॉइंट आपको बताए कि सत्ताधारी के आदेश का, इसमें शक्ति का अभाव, उसको लागू करने वाली, बनाने वाली संस्था का अभाव, न्यायालय का अभाव और दंड का प्रावधान न होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुछ विद्वान कानून की श्रेणी में नहीं मानते। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति का ए पार्ट है और इसके बी पार्ट के लिए मैं आपको आगामी कक्षा में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।